हे हाय फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का इस ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम स्लिंग मॉडल एनोटेशंस देखेंगे और हम कौन-कौन से स्लिंग मॉडल एनोटेशंस कैसे यूज़ करते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में पूरा एक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। करंटली जो वर्जन हम यूज़ ले रहे हैं स्लिंग मॉडल्स एपीआई का, वो जैसे एएम हम 6.5 यूज़ ले रहे हैं तो 1.3.8 है। ओके। जितना भी ट्यूटोरियल में जो मैं कवर करूँगा वो उस पर्टिकुलर वर्जन के हिसाब से होगा। अगर आप कोई लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं जो स्लैंग डॉक्यूमेंट है, एंड यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके। क्योंकि कुछ एडिशंस एट्रीब्यूट और जो नए एनोटेशंस आते हैं तो अगर वो ऐड होते हैं तो अभी शायद लेटेस्ट जो वर्जन है 1.5.4 चल रहा है। ओके। सो आपको उस जैसे अपग्रेड जो करना हो नॉलेज तो आप जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है एडोबी का जो स्लिंग का जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे आप जाके रीड कर सकते हैं। ओके। सो हम चलते हैं, एक आईडी ओपन करता हूँ मैं और हम क्रिएट करते हैं कुछ मॉडल्स। इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, मैं एक मॉडल्स क्रिएट करूँगा। ओके। एंड उन स्लिंग मॉडल्स की सारी एनोटेशंस फ्रॉम बेसिक्स टू आपको एक वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। ओके। यप। सो हम क्या करते हैं, पहले एक क्रिएट करते हैं एक मॉडल को। मैं एक जावा क्लास क्रिएट करता हूँ और एक मॉडल क्रिएट करता हूँ। मैं नाम देता हूँ इसको रिक्वेस्ट अडैप्टेबल मॉडल। ओके। ये नाम मैंने क्यों दिया है ये मैं बताता हूँ। फर्स्ट जो एनोटेशन होती है स्लिंग मॉडल्स में वो होती है @मॉडल एनोटेशन। मॉडल जो एनोटेशन होती है वो एनोटेशन होती है मॉडल डिफाइन करने के लिए। मतलब आपकी जो भी कोई क्लास है, एक सिंपल क्लास है, ये एक स्लिंग मॉडल है। ये एईएम को कैसे पता लगेगा, ये स्लिंग फ्रेमवर्क को कैसे पता लगेगा, वो चलता है इस एनोटेशन से। जिस भी मॉडल में एनोटेशन लगा हुआ होता है उसका मतलब है कि ये मॉडल, ये एक स्लिंग मॉडल है, ये क्लास एक स्लिंग मॉडल है। इसके अंदर आपको मेनली 3 एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होते हैं। फर्स्ट इज़ एडैप्टेबल्स। ठीक है? एडैप्टेबल्स में क्या करना होता है, आपको डिफाइन करना होता है कि जो क्लास जो आप बना रहे हैं वो अ, किस टाइप में अडॉप्ट हो सकती है। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे 2 टाइप्स के अडॉप्टेबल होते हैं, रिक्वेस्ट और रिसोर्स। ओके। एक्चुअली में जो स्लिंग मॉडल्स होता है वो आप जानते हैं कि किसी हम पर्टिकुलर जो भी नोड है उसको अडॉप्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ओके। जो नोड है वो जब अडॉप्ट होता है तो वो एक रिसोर्स में अडॉप्ट होता है, और मान लीजिए मैं स्लिंग मॉडल में इस स्लिंग मॉडल को कॉल करना चाहता हूँ, अडॉप्ट करना चाहता हूँ, पर मैं कुछ रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स भी पास करना चाहता हूँ। जैसे हम रिक्वेस्ट में पैरामीटर्स ऐड करते हैं, तो वो जो टाइप है उसको बोलते हैं स्लिंग एचटीटीपी सर्वर रिक्वेस्ट। जो मॉडल है वो 2 टाइप्स में अडॉप्ट हो सकता है, एक रिसोर्स और एक स्लिंग एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहला मॉडल है वो बना रहा हूँ एक स्लिंग एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट में अडॉप्ट होने वाला। ठीक है? ये हम कॉल करेंगे और देखेंगे भी कि कैसे अडॉप्ट होता है। ओके। सेकंड जो मेरी एनोटेशन होती है वो होती है एट्रीब्यूट होता है, वो होता है डिफ़ॉल्ट इंजेक्शन स्ट्रैटेजी। मान लीजिए आप जिस जो भी मॉडल्स में जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप इंजेक्ट कर रहे हैं वो सारी आपका जो होगा, मान लीजिए अगर वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए ऑप्शनल, वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है 1.3.8 वर्ज़न में स्लिंग मॉडल्स एपीआई में वो रिक्वायर्ड होती है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर आपने वो डिफाइन की और अगर वो नहीं मिली, तो ये जो मॉडल है वो फेल हो जाएगा। चलो एक बार के लिए मैं इसको कुछ सेट नहीं करता हूँ और हम देखेंगे बाद में। ओके। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है एडेप्टर्स। एडेप्टर्स का मतलब है कि आप मान लीजिए आपको ना मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस बनाना चाहते हैं किसी इंटरफेस के, आप चाहते हैं कि एक इंटरफेस बना दूं मैं और उसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन बना दूं जिस लिंक मॉडल्स हो, तब आप एक एडेप्टर बनाते हैं। तो इसमें आप यूजुअली क्या करते हैं, एक इंटरफेस बनाएंगे और उसका रेफरेंस यहाँ पे पास करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ न्यू क्लास में, क्रिएट करता हूँ एक इंटरफेस और मैंने किया एक मॉडल इंटरफेस क्रिएट। ओके। मैं इस मॉडल इंटरफेस में क्या करता हूँ, एक मैथड डिफाइन कर देता हूँ, लिंक गेट टाइटल। ओके। और मैं क्या करता हूँ, अडॉप्टर्स में यहाँ पे पास करना होगा मुझे मॉडल इंटरफेस। ओके। क्लास। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो इस मॉडल इंटरफेस को यूज लेके भी इस पर्टिकुलर मॉडल पे अडॉप्ट कर सकता हूँ। और भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो नए वर्जन्स में ऐड हुए हैं, आप जाके उनको डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हैं, पर ये मेनली एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ पे यूज आएंगे। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा मॉडल इंटरफेस को।
ठीक है, तो मेरे को इसका जो मेथड है वो राइट करना होगा, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ, इम्प्लीमेंट मेथड्स। ठीक है, अभी के लिए टाइटल ब्लैंक है, सो मैं कुछ नहीं करता हूँ। सो सेकंड एनोटेशन हम यहाँ जो यूज़ लेंगे, सेकंड एनोटेशन जो आप यूज़ लेंगे वो होती है @सेल्फ एनोटेशन। सेल्फ एनोटेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? @सेल्फ। मान लीजिए ये आपका एडिटेबल है सर्वलेट रिक्वेस्ट टाइप का, ओके? और मुझे यहाँ पे अडॉप्ट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एक रिक्वेस्ट का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकूँ, रिक्वेस्ट एपीआई का। सो वो आप यूज़ कर सकते हैं @सेल्फ को। अगर आपका एडेप्टेबल यहाँ पे रिसोर्स है, तो आप यूज़ कर सकते हैं @रिसोर्स को। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक हम यहाँ क्या करेंगे, प्राइवेट एक यहाँ पे लेंगे स्लिंग एसटीडी रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है? और हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे रिसोर्स का भी ले लेते हैं, ठीक है? मैंने लिया रिसोर्स का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो रिसोर्स है, जो ये रिक्वेस्ट है, जो ये मॉडल बना है, वो एक स्लिंग एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट टाइप है। बट हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, हम गेट करना चाह रहे हैं रिसोर्स। सो एक्चुअली में ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है? तो होगा क्या, ये मॉडल जो है ये अडॉप्ट नहीं होगा। सो हम देखते हैं कि मॉडल अडॉप्ट होता है या नहीं, ओके? मैं क्या करता हूँ, एक और हम 2 मॉडल्स और बना लेते हैं, जो कि होंगे एक रिसोर्स टाइप का और एक होगा जिसमें दोनों हम अडॉप्ट कर सकें। रिसोर्स अडॉप्टेबल मॉडल, अडॉप्टेबल मॉडल, ओके? एंड एक और हम मॉडल बनाते हैं, बोथ रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स अडॉप्टेबल, ओके? बोथ रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स अडॉप्टेबल मॉडल, अडॉप्टेबल मॉडल, ठीक है? सो हमारे पास 3 मॉडल हैं, एक है जो रिक्वेस्ट में अडॉप्ट करता है, एक है जो रिसोर्स में अडॉप्ट करता है, एंड से थर्ड वन इज़ जो तीनों में अडॉप्ट करता है। सो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कॉपी करूँगा और पे मैंने डिफाइन कर दिया, और मैं यहाँ पे जो होगी इंजेक्शन स्ट्रैटेजी वो डिफाइन कर देता हूँ ऑप्शनल, ओके? ये अभी मैं डिफाइन करता हूँ, आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये होता क्या है। और मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है? और सेम जो मैंने यहाँ पे किया है, वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ओवरराइड मैं को हटाना होगा क्योंकि हम यहाँ पे इंटरफेस को अब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक? एक थर्ड एनोटेशन यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, इससे पहले कि हम डीबग करें और उसको डिप्लॉय करें, वो होती है @पोस्ट कंस्ट्रक्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक है? पोस्ट कंस्ट्रक्ट मेथड क्या होती है कि जब भी आपका कोई मॉडल इनिशियलाइज़ होता है, तो उसको इनिशियलाइज़ होने के बाद एक आप सेट ऑफ एग्ज़ कुछ कोड है जो सेट ऑफ लाइन्स है जो आप एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करना होगा। आप कोई भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं, उसका टाइप वॉइड रहेगा, रिटर्न टाइप, और उसका नेम आप दे सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं जो भी आप अगर कुछ चाहते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ कुछ इंजेक्ट किया, कुछ प्रॉपर्टीज़ इंजेक्ट करी, आप उनको वैलिडेट करना चाहते हैं, आप उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो सारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, एक लॉगर बनाता हूँ और उस यहाँ पे एक लॉग ऐड कर देता हूँ, लॉग इन्फो मॉडल इनिशियलाइज्ड, ओके? serialized, ओके? एंड ये मैं तीनों में ऐड कर देता हूँ एक तक, रिसोर्स, और मैं लॉगर भी ऐड कर देता हूँ। क्या लॉगर में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसका जो टाइप है वो यहाँ पे रिसोर्स अडॉप्टेबल रहेगा। ठीक है, तो हमारे तीनों स्लिंग मॉडल बनके तैयार है। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने डिफ़ॉल्ट इंजेक्शन स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिफाइन नहीं करी है, ओके? एंड सो इनका जो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होने वाला है वो है रिक्वायर्ड। सो अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर नहीं करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, तो हम वो देखता है। मैं क्या करता हूँ, उनको जाके डिप्लॉय करता हूँ, बंडल्स, और मैंने यहाँ डिप्लॉय किया। फिर मैं जाता हूँ अपने एक स्लिंग मॉडल पे, मैं जाऊँगा एक साइक्ली पे।
सो हमने जो पिछले कंपोनेंट्स जो बनाए थे, थोड़ा डिटेल एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, तो मैं सेम कंपोनेंट को यूज़ लूँगा और यहाँ पे मैंने देखिए आप पहले से ऐड कर रखी थी। 3 मैंने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है जो यूज़ को कॉल लेते हुए यूज़ एपीआई को कॉल लेते हुए हम कॉल करेंगे तीनों स्लिंग मॉडल्स को। मैं एक बार पाथ कन्फर्म कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट वेब मॉडल, मॉडल रिसोर्स एडेप्टेबल मॉडल एंड बोथ रिक्वेस्ट एंड रिसोर्स एडेप्टेबल मॉडल। और एक और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो है मॉडल। हम डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग मॉडल हम क्या करेंगे, मॉडल इंटरफेस को यूज़ लेंगे। ओके, और मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सो हमारे पास एक एग्जिस्टिंग पेज है, यहाँ पे सैम्पल प्रोडक्ट पेज हमारे पास एक पेज है जिस पे मैंने ये जो कंपोनेंट है, जिसके कंपोनेंट में ये तीनों कॉल्स ऐड करी हैं, वो पहले से ड्रॉप्ड है, प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट। ओके, एंड मैं क्या करता हूँ, इसे व्यूअर्स पब्लिश करता हूँ। सो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो मॉडल इंटरफेस है वो कैन नॉट बी करंटली इंस्टेंशिएटेड बाय द यूज एपीआई। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल इंटरफेस है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना वो हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक लॉग मैसेज में जाते हैं। ओके, मैंने यहाँ लॉग मैसेज ओपन किए और यहाँ पे क्या आया कि ये इंस्टेंशिएट नहीं हो पाया। तो ये क्यों नहीं हो पाया, एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो डिफ़ॉल्ट इंजेक्शन स्ट्रैटेजी थी वो प्रोवाइड नहीं करी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नेचर हुआ वो क्या हो गया, रिक्वायर्ड, कि इसको सारे फ़ील्ड्स रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट में। सो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी तो अवेलेबल होगी, हम इसको स्लिंग एचटीटीपी सर्वर के उसको गेट कर सकते हैं। पर हम रिसोर्स जो सेल्फ सेल्फ का मतलब होता है खुद को इंजेक्ट करना, पर हम वो इंजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक सर्वलेट रिक्वेस्ट है, ये एक रिसोर्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर जैसे अगर मैं कमिट करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ फिर से, तो अब हम रिफ्रेश करेंगे पेज को, जो हमारा पेज था, और अब आप देख सकते हैं जो मेरा जो कंपोनेंट है वो रेंडर होना चालू हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब मैंने यहाँ पे से वो रिसोर्स वाला जो है हटा दिया है। ओके, सो आप ध्यान रखें, आप डिफ़ॉल्ट इंजेक्शन स्ट्रैटेजी जो है उसको सेट करके रखें ऑप्शनल पे, ताकि आपको कुछ इश्यूज़ नहीं आए। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है या आपने कुछ भी इंजेक्ट किया और वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको इश्यूज़ नहीं आएँगे। ठीक है? तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ फिर से, ताकि आप वैल्यूज़ देख सकेंगे एक्चुअल में इंजेक्ट होता क्या है। अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट एडेप्टेबल है और मैं यहाँ पे सेल्फ लगाता हूँ, रिसोर्स लगाता हूँ, तो अभी तो हमको पता है नल है। तो हम चेक करेंगे कि अब बाकी एनोटेशंस भी अब हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है हर एक पर्टिकुलर एडेप्टेबल पे। ठीक है? यहाँ पे आप देखिए, जब मैंने क्या किया हुआ है, एक मॉडल इंटरफ़ेस भी कॉल किया हुआ है और यहाँ पे रिक्वेस्ट एडेप्टेबल मॉडल भी किया हुआ है। ठीक है? तो होना क्या चाहिए, जो हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन लॉग है ये 2 बार कॉल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक डीबग यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डीबग लगाया और मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ पेज। तो जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया, देखिए आप देख सकते हैं हमारा जो डीबग पॉइंट है वो आ चुका है। तो फर्स्ट टाइम हमारा ये कॉल हुआ है लॉग, सॉरी, दिस इज़ सेपरेट मॉडल एक्चुअली, या सो हमारा जो डीबग है वो पॉइंट यहाँ पे डीबग आ चुका है रिक्वेस्ट एडेप्टेबल मॉडल पे। सो ये पहला जो डीबग आया है वो आया है हमारा इस इस रिक्वेस्ट के लिए, इस यूज़ के लिए। ओके, जो कि हमने इंटरफ़ेस यूज़ लिया है। या नाउ आई प्रेस कंटिन्यू। नाउ हमारा जो है, हमारा सेकंड टाइम डीबग आ गया। वो किसके लिए आया? क्योंकि हमने जो ये कॉल किया हुआ है लाइन नंबर 3 पे रिक्वेस्ट एडेप्टेबल मॉडल्स को। सो हमारे 2 आ रहे हैं। तो आप किसी भी मॉडल को 2 तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, या तो उसके इंटरफ़ेस के थ्रू, अगर आप इंटरफ़ेस के थ्रू कॉल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एडेप्टर्स डिफाइन करने होंगे, या फिर आप उसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? मैं अभी क्या करूँगा, ये जो कॉल है इंटरफ़ेस वाली, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि हम डायरेक्टली कॉल करेंगे अभी के लिए, और इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे डीबग लगा देता हूँ तीनों जगह। ओके, तो मैंने यहाँ पे तीनों क्लासेस में डीबग लगा दिए और मैं फिर से यहाँ पे कॉल रिफ्रेश करता हूँ। सो अब देखिए, अब जो मेरा जो फर्स्ट एडेप्टेबल है, सर्वलेट रिक्वेस्ट वाला जो एडेप्टेबल है मॉडल है, उसके अंदर जो रिक्वेस्ट है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीबग पॉइंट में, यहाँ रिक्वेस्ट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, रिसोर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, रिसोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं डीबग कंटिन्यू करता हूँ। ये आया है हमारा बोथ रिक्वेस्ट सोर्स एडेप्टेबल मॉडल के अंदर। सो जब हमने
सॉरी मैंने चेंज नहीं किया है यहाँ पे कोड। तो यहाँ पे कोड होगा जब आपको दोनों डिफाइन करना हो तो आपका कोड आपका होता है रिसोर्स क्लास और सेम में जाके करता हूँ रिसोर्स अडोप्टेबल और वापस से इसको डिप्लॉय करते हैं। सो हमारा जो कोड है वो डिप्लॉय हो चुका है और मैं जाके फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट डिबग पॉइंट हमारा है रिक्वेस्ट अडैप्टेबल मॉडल में। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसमें वैल्यू आ रही है पर रिसोर्स नल आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इसका अडैप्टेबल टाइम हमने दिया है, अडैप्टेबल टाइप जो हमने दिया है वो स्लिंग एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट दिया है। ठीक है, सेकंड हम जाते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बोथ बोथ अडैप्टेबल्स हमने यहाँ पे दिए हैं। पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है जब आप स्लिंग साइटली के थ्रू कॉल करते हैं, ओके, सो वो अडैप्ट होता है स्लिम एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट में, ना कि रिसोर्स में। ओके, अनटिल अनलेस कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज हो गया। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स टाइप है, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं दिया, तब क्या होगा जब आप साइटली के थ्रू कॉल करेंगे तभी उसी केस के अंदर ये रिसोर्स में अडॉप्ट होगा। अनटिल अनलेस इसकी जो प्रेफरेंस होती है वो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट होती है। ओके, सो अब हम कवर करेंगे कुछ नेक्स्ट एनोटेशंस। सो First is, I think third or fourth, yeah, first, second, third, yeah. So नेक्स्ट annotation है हमारी वैल्यू मैप वैल्यू। ओके, वैल्यू मैप वैल्यू annotation क्या करता है, ये प्रॉपर्टीज गेट करता है नोड से, मतलब रिसोर्स से। ओके, और सो ये क्या करेगा, हमारा जो CRX नोड्स है और यहाँ से प्रॉपर्टीज गेट करेगा और हमें प्रोवाइड कराएगा स्लिंग मॉडल के अंदर। ओके, सो बस तो हमको क्या डिफाइन करना होता है, हम यहाँ पे जैसे वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग, और जो भी प्रॉपर्टी का नेम है, लेट्स से कि मेरे को एक प्रोडक्ट का टाइटल गेट करना है, सो मैं सेम नेम यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, प्रोडक्ट टाइटल। ओके, मान लीजिए आपको क्या करना है कि मेरा जो नेम है वो अलग है और मुझे यहाँ पे जो गेट करना है वो अलग प्रॉपर्टी में करना है। ठीक है, मतलब नेम जो उसका यहाँ पे मैं डिफरेंट देना चाहता हूँ, तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है नेम, मैं वो यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। वो हम जनरली यूज़ करते हैं कि ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए जिसका हम जैसे गेट नहीं कर सकते, सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे यहाँ जेसीआर टाइटल है। ओके, तो जेसीआर टाइटल में यहाँ नेम डिक्लेयर नहीं कर सकता। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जेसीआर टाइटल नेम दे दूंगा वेरिएबल का, और जो मेरा नेम एट्रीब्यूट है यहाँ डिफाइन कर दूंगा जेसीआर टाइटल। सो ये क्या करेगा कि जो मेरी जेसीआर टाइटल की जो प्रॉपर्टी है उसको अडॉप्ट कर देगा इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। ठीक है, इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि वैल्यू, एक आप डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी या इंजेक्शन स्ट्रैटेजी आप इसकी चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट सेट करके ऑप्शनल, और आप चाहते हैं कि ये जो मेरा वेरिएबल है रिक्वायर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर की स्ट्रैटेजी जो है वो आप अलग सेट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड। ओके, सो ये एट्रीब्यूट्स 2 एट्रीब्यूट्स हैं मेनली जो हम यूज़ लेते हैं वैल्यू मैप वैल्यू में। लेटर वर्जन्स जो स्लिंग एपीआईज़ का है 1.4.0 है, जो स्लिंग मॉडल्स एपीआई, उसमें वाया एट्रीब्यूट भी सपोर्टेड होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई चाइल्ड है, सॉरी आप कोई पेज को रेफरेंस कर रहे हैं किसी कंपोनेंट पर, आप चाहते हैं उस पेज से प्रॉपर्टी आ जाए, सो उसके लिए वो वाया एट्रीब्यूट यूज़ होता है। पर वो हम जो 1.3.8 यूज़ ले रहे हैं अभी, सो हम लेटर डिस्कस करेंगे कि आप कैसे यूज़ ले सकते हैं। अगर आप एएम एज़ अ क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस वाया को यूज़ ले सकते हैं, और वाया कैसे यूज़ लेते हैं, क्या नहीं, वो सब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। ठीक है, मैं सेम ये क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रिसोर्स में भी कॉपी कर देता हूँ एंड देन कॉपी लेवल, और मैं सिर्फ फॉर्मेट करता हूँ खुद को और बिल्ड करते हैं। सो हमारी जो बिल्ड है वो सक्सेस हो चुकी है। सो मैं क्या करता हूँ, डीबग लगाता हूँ फिर से एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ, तो देखिए आप जेसीआर टाइटल जो यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी थी, जो यहाँ पे ऑथर थी सीआरएक्स पे, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी एडप्ट हो चुकी है और मैं यहाँ प्रॉपर्टी गेट कर पा रहा हूँ। सेम फॉर प्रोडक्ट टाइटल। ओके, प्रोडक्ट टाइटल AM1, तो सेम वैल्यूज हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये 2 मेथड्स होते हैं, मतलब आप इस
तरीके से आप एट द रेट वैल्यू में आप वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को इंजेक्ट करने के लिए एक्चुअली। ओके, सेम मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बोथ रिक्वेस्ट एंड दिस वाले मॉडल में भी, इस वाले मॉडल में भी आप देख सकते हैं कि जो दोनों प्रॉपर्टीज़ है वो अडॉप्ट हो चुकी हैं एंड सेम केस होगा आपका यहाँ पे। ठीक, अब मान लीजिए आपको ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये आपको किसी मॉडल में अडॉप्ट करना हो। मान लीजिए मॉडल या सर्विस में अडॉप्ट करते हैं जावा के थ्रू, सो उसको कैसे आप अडॉप्ट करते हैं? तो वो आप क्या करते हैं, हम उसके लिए क्या होता है कि नीड होती है आपको रिसोर्स रिसोर्स रिज़ॉल्वर एपीआई की, ओके? सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये या सो अ, मैंने क्या किया, रिसोर्स एपीआई का यूज़ लिया। रिसोर्स के अंदर एक मेथड होता है गेट रिसोर्स, जिससे आप कोई भी रिसोर्स को गेट कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे रिसोर्स है और ये प्रोडक्ट डिटेल है, इसको मेरे को गेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो पाथ है वो गेट रिसोर्स मेथड में पास करूँगा और उसको मैं, उसके अंदर एक मेथड होता है अडॉप्ट टू। अडॉप्ट टू मेथड किस लिए यूज़ होता है? आप अडॉप्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर नोड को किस क्लास के अंदर, ओके? सो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट पास किया, यहाँ पे पास किया बोथ रिक्वेस्ट और मैंने यहाँ पे तीनों अडॉप्टेबल्स पास कर दिए, ओके? मैं यहाँ पे डिबग लगा देता हूँ और बिल्ड करते हैं। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है। सो हम जाके अब चेक करते हैं। सो मैंने जो प्रोडक्ट डिटेल मॉडल है, जो ये मैं यूज़ ले रहा हूँ, उसकी कॉल पहले ही ऐड कर रखी थी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में। तो जाके एक बार पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हमने पेज रिक्वेस्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट डिटेल मॉडल था, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई है और मैं क्या करता हूँ, इसे कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट पे। अभी देखिए पहला मॉडल जो है हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट अडॉप्टेबल मॉडल पे। हम रिसोर्स गेट कर रहे हैं और उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं रिक्वेस्ट वाले में। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नल आ गया। नल क्यों आया? क्योंकि ये जो मेथड है, हमने क्या किया, रिसोर्स को अडॉप्ट किया, रिसोर्स को गेट किया और रिसोर्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं रिक्वेस्ट में। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जावा के थ्रू जब आप अडॉप्ट करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आप उसको एज़ अ रिसोर्स अडॉप्ट करेंगे। ओके? सो इसलिए हमारे पास ये नल आया है। बाकी जो दोनों केसेस हैं, आप देख सकते हैं बाकी दोनों केसेस में उसके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएँगे। जैसे रिसोर्स पर मैंने क्लिक किया तो हम देख सकते हैं बूथ रिक्वेस्ट रिसोर्स अडॉप्टेबल मॉडल पे इनिशियलाइज़ पे कॉल आ चुकी है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो दोनों हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंजेक्ट हो चुकी हैं। तो सेम केस होगा रिसोर्स के साथ भी। मैं एक बार कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंजेक्ट हो चुकी है। अब ये जो रिक्वेस्ट जो हमारा डिबग पॉइंट आया वो है, हाँ, जो पर्टिकुलर एक मॉडल यूज़ पोजो से जो हमने कॉल किया था, सॉरी यूज़ एपीआई से। सो ये डिफरेंस होता है, बेसिकली ये डिफरेंस होता है आप जावा में कैसे अडॉप्ट करते हैं और एनोटेशंस कैसे वर्क करती है और अडॉप्टेबल्स कैसे वर्क करते हैं इन द केस ऑफ जब आप उसको साइटली के थ्रू कॉल करते हैं, जब आप जावा के थ्रू उसको अडॉप्ट करते हैं। ओके, सो मैं अभी क्या करता हूँ, इस मॉडल से कॉल्स हमारी हटा देता हूँ, हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है नेक्स्ट फेज में। सो आई डिलीट इट एंड अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एनोटेशन पे व्हिच इज रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट। सो रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट जो एनोटेशन है वो किसी भी रिक्वेस्ट का एट्रीब्यूट मतलब रिक्वेस्ट पैरामीटर को गेट करने के लिए यूज आती है। पर रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट जो है वो आपका ओनली वर्क करेगा जब आपका एडेप्टेबल जो हो वो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट हो, बिकॉज रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट सिर्फ रिक्वेस्ट के थ्रू आ सकता है, आपके रिसोर्स के थ्रू नहीं आ सकता है। इसके अंदर भी आपके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, अगर आप चाहें तो एक सॉरी दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है नेम एट्रीब्यूट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेम वाले एट्रीब्यूट को अगर किसी जैसे मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट वन मेरा रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट में इंजेक्ट हो जाए तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड सेकंड एट्रीब्यूट इसका होता है सेम इंजेक्शन स्ट्रेटजी, जहाँ पे आप इसकी भी इंजेक्शन स्ट्रेटजी को ओवरराइड कर सकते हैं डिफॉल्ट से। ओके, सो मैं ये भी कॉपी करता हूँ और इसको रिसोर्स पे ले जाता हूँ। सो रिसोर्स पे एक्चुअली में वर्क नहीं करेगा, पर मैं आपको डिबग करके दिखा दूंगा कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, बिल्ड करते हैं। सो हमारी जो बिल्ड है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं जाके पेज रिफ्रेश करता हूँ एंड जब देखते हैं हमारा डिबग किया। सो हमारा डिबग पॉइंट आ चुका है रिक्वेस्ट टेबल पे और जैसा कि हमने यहाँ पे पास किया था रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स हम यूँ पास कर सकते हैं जैसे हमने मॉडल की कॉल करी
देन रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट का नेम और फिर वैल्यू। सो यहाँ पे जैसे मैंने पास किया था रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू 1 2 3 4 सॉरी ABCD। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स हैं आ चुके हैं और यहाँ पे इंजेक्ट हो चुके हैं। फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट जाता हूँ। सो ये हमारा है बोथ रिक्वेस्ट रिसोर्स वाला। तो इसमें भी हमारे जो दोनों के दोनों रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। और जो थर्ड है हमारा जो रिसोर्स वाला जो है उसमें आपको ये नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसका अडैप्टेबल क्या है, रिसोर्स टाइप है। सो एक्चुअली में रिसोर्स टाइप में आपका ये जो रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स है इनोटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। सो डोंट यूज देम इन द रिसोर्स अडैप्टेबल्स। नेक्स्ट जो एनोटेशंस है वो है हमारी एट द रेट डिफॉल्ट। मान लीजिए कि मैं कोई भी वैल्यू, ये एट द रेट डिफॉल्ट एट द रेट वैल्यू वैल्यू और एट द रेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट दोनों के साथ वर्क करता है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक मेरी प्रॉपर्टी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, प्रॉपर्टी टाइटल एक्सटेंशन मान लीजिए। और मान लीजिए प्रॉपर्टी किसी ने ऑथर नहीं करी और वो एग्जिस्ट नहीं करती और मैं चाहता हूँ कि जब ये एग्जिस्ट ना करे तो उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहे। सो वो हम डिफाइन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर। यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स मिलते हैं जैसे बूलियन वैल्यूज, डबल वैल्यूज। सो जिस भी टाइप का आपका अडेप्टेबल है, जिस भी टाइप का आप इंजेक्ट कर रहे हैं ना वैल्यू, वो सेम टाइप का आपको यूज करना है। जैसे मेरे यहाँ पे स्ट्रिंग है तो मैं यूज करूंगा वैल्यूज और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा डिफॉल्ट वैल्यू। ओके। और सो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इंजेक्ट हो जाएगी, जब भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। ठीक है? और इसके बाद एक हमारी नेक्स्ट जो एनोटेशन है वो है एट द रेट चाइल्ड रिसोर्स। मान लीजिए आपको क्या करना है कि ये मेरा नोड है, मान लीजिए प्रोडक्ट डिटेल नोड है और मैं चाहता हूँ ये मेरी जो चाइल्ड नोड है मैं इसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ एज़ अ रिसोर्स। मैं इसको इंजेक्ट करना चाहता हूँ एज़ अ रिसोर्स। अगर चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एट द रेट चाइल्ड एनोटेशन जो है, चाइल्ड रिसोर्स एनोटेशन उसका यूज़ लूँगा। हाँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, प्राइवेट रिसोर्स चाइल्ड। ओके। और मैं यहाँ पे देता हूँ एनोटेशन, देता हूँ चाइल्ड रिसोर्स और यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नेम देना होगा चाइल्ड नोड। ओके। अब इससे एनोटेशन से क्या होगा कि जो हमारी जो ये पर्टिकुलर जो ये नोड है, ये चाइल्ड नोड है, वो एज अ रिसोर्स अडॉप्ट हो जाएगा यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि इस चाइल्ड नोड का भी अगर वो एक स्लिंग मॉडल बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ। मैं एक स्लिंग मॉडल क्रिएट करूंगा जो कि चाइल्ड नोड को अडॉप्ट करेगा और यहाँ पे मैं रिसोर्स की जगह चाइल्ड नोड पास, जो भी चाइल्ड नोड के स्लिंग मॉडल का नेम होगा वो मैं यहाँ पे पास करूंगा। चलिए मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। मैंने क्या किया, एक नया क्लास बनाया चाइल्ड मॉडल। ओके। और मैं क्या करता हूँ, इसे एज ए रिसोर्स अडेप्टिव बना लेता हूँ। और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है। ओके, एक चाइल्ड प्रॉप यहाँ पे मैंने दी हुई है। सो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू मैप वैल्यू प्राइवेट स्ट्रिंग चाइल्ड प्रॉप। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एज रिसोर्स की जगह अभी के लिए मैं देता हूँ चाइल्ड मॉडल। ओके। सो मेरा जो ये जो नोड है, चाइल्ड नोड है, ये अडॉप्ट हो जाएगा चाइल्ड मॉडल के अंदर। और इस एनोटेशन हम यूज लेते हैं एट द रेट चाइल्ड रिसोर्स। सो मैं बिल्ड करता हूँ इस कोड को। सो हमारा जो कोड है वो बिल्ड हो चुका है। तो मैं जाता हूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अब आप देखेंगे जो मेरा जो चाइल्ड नोड है वो अडॉप्ट हो चुका है। ओके। हाँ, वो एक चाइल्ड मॉडल में अडॉप्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे मेरे को आप चाइल्ड प्रॉपर्टीज भी आप गेट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि चाइल्ड प्रॉपर्टी। सो ऐसे आप मल्टीपल किसी भी चाइल्ड रिसोर्स को, आप किसी भी चाइल्ड नोड को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको जेनरिक रिसोर्स एपीआई में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक अलग से स्लिंग मॉडल आप उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ होती है मल्टी फील्ड, जो एईए में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सो मल्टी फील्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए भी ये यहाँ पे यूज़ आता है। तो मल्टी फील्ड क्या होती है कि जैसे मान लीजिए, मैं बस स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिबग स्टॉप करता हूँ। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरी प्रोडक्ट नोड है, मैंने इसके अंदर एक नोड बनाई जो कि है एक मल्टी। ओके। और इस फील्ड के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे नोड्स होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आइटम 0,
एक और मैंने यहाँ पे नोड बनाया आइटम 1, एक और बनाते हैं आइटम 2। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, इन तीनों आइटम्स को गेट करना चाहता हूँ। सो प्रोडक्ट डिटेल इसके लिए मेरे पास एक मॉडल है और मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर एक मल्टी फील्ड है, MULT मल्टी, और उसके अंदर बहुत सारे मल्टी फील्ड्स ऑथर्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सबको मैं गेट करूँ, सो उसके लिए भी हमें ये जो चाइल्ड रिसोर्स एनोटेशन है वो यूज़ ले सकते हैं। ओके, सो मैं इनमें एक प्रॉपर्टी कुछ डाल देता हूँ, टाइटल के मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ आइटम 0 और ऐड करते हैं, सेव करते हैं आइटम 1। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करूँगा आइटम 1, ऐड किया आइटम 2। ठीक है, सो मुझे क्या करना होगा उसके लिए कि मेरे को क्या करना होगा, एक मॉडल बनाना होगा, आइटम मॉडल, जो कि हमारा एक आइटम्स को अडॉप्ट कर सके। आइटम मॉडल जो सेम हमारा होगा अडॉप्टेबल रिसोर्स टाइप का, और उसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे। गेटर सेटर आप बाद में ऐड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा टाइटल। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सेम नोटेशन यूज लेंगे। ठीक है, चाइल्ड रिसोर्स पर जैसे हमें मान लीजिए मल्टीपल जब कुछ गेट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं लिस्ट। मुझे एक लिस्ट चाहिए, कौन सी, आइटम मॉडल्स की, और जो मेरा जो नेम है वो चाइल्ड का वो क्या है, मल्टी। सो ये क्या करेगा, मल्टी नोड्स के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे उसको अडॉप्ट कर देगा इस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, हम इसको बिल्ड करते हैं। सो हमारा जो कोड है वो डिप्लॉय हो चुका है। सो मैं डीबग पॉइंट ऐड कर देता हूँ और हम जाते हैं और हमारे पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, हाँ, सो मेरा डिबग आ चुका है यहाँ पे, और जैसा कि हम देखेंगे कि जो मल्टी है उसके अंदर हमारे पास एक एरे लिस्ट आ चुकी है और उस एरे लिस्ट में 3 आइटम्स आ चुके हैं, और आप देखेंगे जब 3 आइटम्स, तो जो हमारे जो 3 आइटम्स थे जो हमने CRX में क्रिएट किए थे वो तीनों इस लिस्ट में अडॉप्ट हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ यू अडॉप्ट अ मल्टी लिस्ट। ओके, हाँ, मतलब बहुत ईजी हो चुका है। अब आप चाइल्ड रिसोर्स एनोटेशन को लेके पहले क्या होता था कि हम रिसोर्स गेट करते थे, चाइल्ड गेट करते थे और फिर उनको इटरेट करते थे, फिर एक एक प्रॉपर्टी अडॉप्ट करते थे, पर ये इस एनोटेशन के थ्रू बहुत ईजी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एनोटेशन जो हमारी है वो है @OSGI सर्विस। सो OSGI सर्विस एनोटेशन क्या यूज आती है कि मान लीजिए आपको एक सर्विस आपने बनाई, एक सर्विस आपने बनाई हुई है, OSGI सर्विस, जैसे मैंने यहाँ टेस्ट सर्विस एक पहले से क्रिएटेड है, और मैं इसे इंजेक्ट करना चाहता हूँ इसको। तो हम क्या करेंगे, उस सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए हम यूज लेते हैं @OSGI सर्विस एनोटेशन। सो मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए टेस्ट सर्विस जो मेरी बनी हुई है उसको इंजेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज लूँगा टेस्ट सर्विस। तो ये क्या करेगा, जो मेरी टेस्ट सर्विस जो यहाँ पे है उसको इंजेक्ट कर देगा मेरे मॉडल के अंदर, और जो भी मेथड्स मेरे सर्विस में है वो मैं यहाँ से यूज कर पाऊंगा। ठीक है, सो इसको हम अभी बिल्ड करके मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। सो हमारा जो कोड है वो डिप्लॉय हो चुका है। सो मैं जाता हूँ और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो मेरा जो डीबग है वो आ चुका है, और मैं चेक करता हूँ कि हमारा जो सर्विस है उसमें कुछ हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट सर्विस के अंदर एक टेस्ट सर्विस IMPL का ऑब्जेक्ट असाइन हो चुका है। सो मैं अब इस सर्विस को यहाँ पे यूज कर पाऊंगा, इसके मेथड्स हैं वो इन्वोक कर पाऊंगा। ओके, ठीक, नेक्स्ट जो एनोटेशंस है हमारे पास, सेट ऑफ एनोटेशंस है, वो है @sling ऑब्जेक्ट और @script वेरिएबल। ठीक है, @script वेरिएबल। सो @script वेरिएबल क्या करता है, मान लीजिए आपके जितने भी साइटली के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, साइटली रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे करंट पेज हुआ, प्रॉपर्टीज हुई। सो वो आप यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इंजेक्ट करता हूँ करंट पेज। ओके, करंट पेज। ठीक है, मुझे मान लीजिए यहाँ पे और स्क्रिप्ट वेरिएबल से आप करंट रिसोर्स को भी आप अडॉप्ट करवा सकते, मतलब इंजेक्ट करा सकते हैं। तो जितने भी के रिसोर्स नाम से पहले से कुछ एग्जिस्ट है, क्या मैं यहाँ पे इसको रिसोर्स वन कर देता हूँ। ठीक है, सो रिसोर्स हुआ,
स्लिंग स्क्रिप्ट हेल्पर हुआ, सो जितने भी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट आप डॉक्यूमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो दूसरी एनोटेशंस हमारे पास है एट द रेट स्लिंग ऑब्जेक्ट, ये क्या करती है कि जो कॉमन स्लिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको इंजेक्ट करने का काम आती है। मेनली हम क्या करते हैं कि आपको जब भी कोई रिसोर्स रिज़ॉल्वर को इंजेक्ट करवाना हो ना, सो वो आप इस एनोटेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली में। सो ये बहुत यूज़फुल रहता है क्योंकि आपको डायरेक्ट रिसोर्स रिज़ॉल्वर आपको इस एनोटेशन के थ्रू मिल जाता है और कॉमन काफ़ी सारे कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे रिसोर्स भी आप इस पर्टिकुलर रिसोर्स भी अगर आप इंजेक्ट करना चाहते हैं करंट रिसोर्स, तो वो भी आप इस पर्टिकुलर एनोटेशन से कर सकते हैं। ये स्लिंग ऑब्जेक्ट काम करती है आपके कॉमन ऑब्जेक्ट्स पे, ये आपके कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं। पर जो स्क्रिप्ट वेरिएबल है, ये आपके सिर्फ़ काम करती है जब आपका जो अडैप्टेबल है वो स्लिंग एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको एक कॉपी भी कर देता हूँ बाकी के मॉडल्स में ताकि हम डिफरेंस देख पाएँ। तो मैंने यहाँ इसको रिसोर्स वाले अडैप्टेबल पे पेस्ट कर दिया, ओके? और मैं इसको सोर्स 1 कर देता हूँ। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज़ होती है। करंट पेज क्या करता है, करंट पेज कंसर्ट करता है, करंट स्टाइल होता है। सो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। इनमें भी आपको आप इंजेक्शन स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हैं और नेम आप डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, बिल्ड करता हूँ। जो हमारा कोड है वो डिप्लॉय हो चुका है। तो मैं डीबग ऑन करता हूँ और पेज रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो मेरा डीबग यहाँ पे आ चुका है और मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ अवेलेबल दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे जो मेरा रिसोर्स डेवलपर है, वो यहाँ पे इंजेक्ट हो चुका है। मेरा जो रिसोर्स है, करंट रिसोर्स जो है, जो करंट रिसोर्स जो प्रोडक्ट डिटेल वाला कंपोनेंट है वो यहाँ हो चुका है। अब देखिए आप करंट पेज भी जो है वो यहाँ पे इंजेक्ट हो चुका है। तो स्क्रिप्ट वेरिएबल है, वो आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स आप यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं और स्लिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉमन स्लिंग ऑब्जेक्ट्स है। रिसोर्स आप इंजेक्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट आप इंजेक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स आप इंजेक्ट कर सकते हैं और रिसोर्स रिज़ॉल्वर आप इंजेक्ट कर सकते हैं। सो ये सब डॉक्यूमेंट में मेंशन है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ स्क्रिप्ट वेरिएबल जो है, तो स्क्रिप्ट वेरिएबल क्या करता है, जो स्लिंग बाइंडिंग्स है उनको इंजेक्ट करता है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लिंग बाइंडिंग्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या-क्या आपके यहाँ पे अवेलेबल है। और जो स्लिंग ऑब्जेक्ट है, स्लिंग ऑब्जेक्ट ये रहा। सो ये क्या करता है, रिसोर्स रिज़ॉल्वर एसटीपी से होके ये रिस्पॉन्स को नहीं करता, सॉरी। सो इन तीनों को आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं थ्रू दिस एनोटेशन। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे डिफाइंड है कि जो ये पर्टिकुलर है ये कब वर्क करता है। स्क्रिप्ट वेरिएबल्स जब वर्क करता है ओनली इन द केस ऑफ स्लिंग एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, इट रिक्वायर्स अडैप्टेबल्स एज अ स्लिंग एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट। सो हम यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो करंट पेज है वो इंजेक्ट हो चुका है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ देखिए ये मेरा जो ओके इसको नेक्स्ट करते हैं। ये रिसोर्स अडैप्टेबल है। इस रिसोर्स अडैप्टेबल मॉडल मॉडल में जब हम देखेंगे तो हमारा देखिए करंट पेज और कोई भी जो स्क्रिप्ट वेरिएबल के थ्रू जो इंजेक्ट की थी हमने, वो इंजेक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वर्क करता है रिक्वेस्ट मॉडल पे। पर जो हमारा अगर हम यहाँ पे स्लिंग ऑब्जेक्ट यूज़ लेते तो वो वर्क करता, क्योंकि स्लिंग ऑब्जेक्ट कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिटर्न कर देता। ठीक है? नेक्स्ट टर्मिनेशन जो हमारी है वो है एट द रेट रिसोर्स पाथ। सो मान लीजिए एट रिसोर्स पाथ क्या करता है कि मान लीजिए आपको कोई भी एक रिसोर्स है, उसको इंजेक्ट करना है, ओके? और वो आपको मतलब उसका पाथ पता है। जैसे मान लीजिए मुझे इंजेक्ट करना है, ये होम के अंदर देखते हैं कुछ है क्या? हाँ, कंटेनर है। सो मैं क्या करता हूँ, उस कंटेनर का पाथ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। सो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मान लीजिए मुझे कोई कंटेनर रिसोर्स है, वो गेट करना है, वो इंजेक्ट इंजेक्ट करना है मेरे मॉडल में। कोई नीड है मेरे को उससे कुछ लाना और आपको पाथ आइडिया है। सो आप डायरेक्ट इस एनोटेशन के थ्रू आप उसको पर्टिकुलर को रिसोर्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं बिल्ड करता हूँ इसे, दिखाता हूँ आपको एक बार कैसे वर्क करता है ये। सो हमारा जो कोड है वो डिप्लॉय हो चुका है। सो हम टेस्ट करते हैं एक बार। मैं जाऊँगा, पेज रिफ्रेश करते हैं। जो मेरा डीबग है वो आ चुका है और
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे को एक कंटेनर रिसोर्स एक एडप्टेबल दिख मतलब एक रिसोर्स यहाँ पे दिख रहा है। सो इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर पाथ से एक रिसोर्स को यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। सो ये यूज़ होता है एक रिसोर्स पाथ एनोटेशन का। ओके, इसमें भी सेम आपके इंजेक्शन स्ट्रैटेजी करके एक एट्रीब्यूट होता है, जिससे आप इसकी भी इंजेक्शन स्ट्रैटेजी को आप ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा 2 एनोटेशंस और हैं जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, @inject और @named। सो वो जो एनोटेशंस हैं वो एक्चुअली में डेप्रिकेट कर दी गई हैं जो लेटेस्ट वर्ज़न है, क्योंकि @inject जो है वो ये देखिए यहाँ पे जो है ये डिस्करेज्ड एनोटेशंस हैं। सो एक्चुअली में होता क्या है कि @inject जो एनोटेशन है वो भी सेम वर्क करती है एज़ @value_map वैल्यू और रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट। मतलब वो क्या करता है, आपके अ, प्रॉपर्टीज़ या फिर आपके रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट को इंजेक्ट करती है, पर वो स्पेसिफिक नहीं है। मान लीजिए आप अगर आप किसी रिसोर्स टाइप में भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट को करने के लिए। तो होता क्या है कि उसमें क्लियर नहीं हो पाता है कि वो कहाँ से उसको इंजेक्ट कर रहा है, ओके। सो अभी जो मेरा वर्ज़न है वो 1.3.8 है, सो वहाँ पे कुछ एनोटेशंस एट्रीब्यूट्स से जो वाया और वो एट्रीब्यूट्स से वो सपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। पर होता क्या था, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। मैं अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ ये जो टाइटल है वो इंजेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करता हूँ, इसको इंजेक्ट करते हैं, ओके। इंजेक्ट प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट टाइटल, ओके। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल गेट किया और मैं सेम एनोटेशन को यूज़ लूँगा रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट गेट करने के लिए, ओके। मैंने यहाँ से इसको कमेंट किया और ठीक, नेम्ड एक और जो एनोटेशन है वो यूज़ आता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सेम यूज़ है उसका भी। मतलब जो यहाँ पे हमने नेम दिया है ना, जो इंजेक्ट था उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट नहीं होता था, तो हम अलग से एक नेम्ड एट्रीब्यूट उसमें नेम जो अ, एनोटेशन है वो यूज़ करते थे। जैसे मान लीजिए मुझे रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट 1 चाहिए यहाँ पे, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट क्या है, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट ये कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कोड डिप्लॉय करता हूँ। सो हमारा जो कोड है वो डिप्लॉय हो चुका है। सो मैं क्या करता हूँ, पेज जाके रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ओके। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने इंजेक्ट किया था टाइटल, वो इंजेक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो टाइप है, हमने यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट दिया हुआ है, इसलिए वो इंजेक्ट नहीं हुआ है। पर हम जब रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स, यस, तो वो यहाँ पे इंजेक्ट हो चुके हैं। जो मेरा रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट एबीसीडी यहाँ पे इंजेक्ट हो चुका है और यहाँ पे ये। मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए सेम इंजेक्शन मैं यूज़ लेता हूँ रिसोर्स पे, ओके। और यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ और डिप्लॉय करते हैं। हमारा जो कोड है वो डिप्लॉय हो चुका है। सो मैं पेज को जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं, ओके। सो रिक्वेस्ट ये मॉडल है, यहाँ तो हम पहले देख ही चुके हैं। मैं चलता हूँ रिसोर्स वाले मॉडल पे, ठीक है। अब रिसोर्स वाले मॉडल पे हम जब देखेंगे तो आप देखेंगे प्रोडक्ट जो टाइटल है वो इंजेक्ट हो चुका है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, @inject को मैंने @value_map_value की जगह भी यूज़ लिया और रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट की जगह भी यूज़ लिया। सो होता क्या था, पहले ही ये जो एनोटेशंस @value_map_value और रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट वाली जो एनोटेशंस हैं ये बाद में आई थी। पहले हम @inject यूज़ होते थे। तो होता क्या है, वो होता क्या था, मान लीजिए जब दोनों अडैप्टेबल्स हम यूज़ करते थे तो एक एम्बिग्यूइटी भी पैदा करती है कि यार आपका जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कहाँ से आ रही है, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट से आ रही है या फिर ये जेसीआर नोड से आ रही है। सो जब से ये जो इंजेक्टर स्पेसिफिक एनोटेशंस बन गई ना, @value_map_value, इन्होंने काम आसान कर दिया। ओके, सो ये आपकी कोड की उस एक तरीके से आपको ईज़नेस आपको कोड की रीडेबिलिटी भी आपको अच्छी करा देती है कि आपका कौन-सा, आपको डायरेक्ट पता होता है कि यार मेरे को पता है अगर मैं वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो कहाँ से आ रही होगी, वो नोड से आ रही होगी। अगर मैं @request एट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो वो, तो बस सेम थिंग उसमें नहीं था इंजेक्ट में। इंजेक्ट में आपको एम्बिग्यूइटी होती थी। और अगर आपको मान लीजिए अगर कोई चीज़ थी कि मान लीजिए वो रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं चाहता था कि ये जो प्रॉपर्टी है, कि ये जो प्रोडक्ट टाइटल है एक्चुअली में तो प्रेज़ेंट था मेरे रिसोर्स में, तो मैं चाहता हूँ कि है ना ये रिसोर्स से आए। तो मुझे एक इसमें वाया एट्रीब्यूट होता था,
जो एक्चुअली में इस वर्जन्स पे शायद नहीं है। तो वहाँ मुझे डिफाइन करना होता था कि मेरे को ये रिसोर्स से चाहिए। सो इसीलिए इस एनोटेशन को बाद में लाइक इट्स अब बेटर रहेगा कि आप इसको यूज़ ना करें, आप इंजेक्टर स्पेसिफिक एनोटेशंस को यूज़ करें। अ, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट हो और अगर कुछ भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं वीडियोज़ में, कुछ भी आपको लगता है कि कुछ बेटर किया जा सकता है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।